रुखसाना ने हस्बे साबिक गर्मजोशी से मुआनिका करके आरिफ का इस्तकबाल किया। एम्बुलेंस के बाकी दोनों रजाकारों ने बताया था कि वो आरिफ मियाँ की दलेरी की वजह से ही जान बचाने में कामयाब हुए हैं, वरना वो लोग उन्हें मार डालते। आरिफ ने पहला सवाल किया था, एम्बुलेंस मिल गई क्या? रुखसाना ने उसे बताया, हाँ। हैरत की बात है कि हमारी इत्तलात की हद तक किसी भी सरकारी एजेंसी ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। आरिफ बोला, मिस रुखसाना, आप तो जानती हैं कि ऐसी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कोई नहीं लिया करता। मेरे ख्याल के मुताबिक अब मरकजी हुकूमत में मौजूद हमारे जराए कुछ ज्यादा काबिल एतमाद नहीं रहे। मेरे साथी भी इस बात की गवाही देंगे कि जब नफीस मियाँ को अगवा किया जा रहा था तो वहाँ से रेंजर्स की गाड़ी गुजरी, लेकिन उन लोगों ने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। हमारे रास्ते में जाने कितने नाकों पर पुलिस मौजूद रहती है, और खास तौर पर जहां से नफीस मियाँ को अगवा किया गया वहां से किसी सिविलियन ग्रुप का कोई कार्रवाई करना नामुमकिन है। ये सरासर सरकारी कार्रवाई थी और सिक्योरिटी एजेंसी वालों ने की है। उन लोगों को हमारे साथ खुदा वास्ते का बैर है। और हाँ, आपको शायद इल्म रहा हो कि जाकिर भाई वाले केस वाला इंस्पेक्टर जो आस्ताने से भाग गया था, उस सिक्योरिटी एजेंसी में अफसर लगा हुआ है। अब आप जान लीजिए कि ये लोग हमारे खिलाफ क्या नहीं करते होंगे। आरिफ जानता था कि रुखसाना के जरिए जो बात बाबा साहब तक पहुंचेगी वो ज्यादा मोतबर ख्याल की जाएगी। वो तंजीम के तमाम जिम्मेदारों के दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा करके उन्हें एक दूसरे से बरगश्ता करने और आपस में टकरा देने की पॉलिसी पर अमल पैरा था, और अपनी तमाम तवानाइयां उसने इसके लिए वक्फ कर दी थी। रुखसाना बोली, सब मारे जाएंगे, बाबा साहब के सब दुश्मन एक एक करके मारे जाएंगे। ये बेवकूफ लोग नहीं जानते कि उन्हें पुरसरार कुव्वतों की मदद और रहनुमाई हासिल है। रुखसाना जब औल जलोल बक रही थी तो उस पर अजीब सी दीवानगी तारी थी। आरिफ भी पूरे जोश खरोश से उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। वो बोली, एक बात मुझे समझ नहीं आई। आरिफ ने हैरानी से पूछा, क्या? वो बोली, जाहिर है जिन लोगों ने नफीस मियाँ को अगवा किया है वो पहले से उसकी आमद से बाखबर रहे होंगे। ये तो मुमकिन नहीं कि नफीस मियाँ ने उन्हें खुद पर टूटने वाली कयामत से मुतला करके मदद की अपील की है। जरूर किसी और ने ये काम किया है जिसके बाद उन लोगों ने नफीस मियाँ को अगवा किया होगा। रुखसाना ने ये बात गो के उसकी तरफ देखे बगैर कही थी, लेकिन एक लम्हे के लिए आरिफ को अपने दिल की धड़कन बंद होते महसूस हुई। शेरगुल ने यकीनन इस मफरूजे पर नजर रखी होगी। उसे याद आ गया कि उसका दोस्त बड़ा ज़हीन ऑफिसर था। उसने संभल कर कहा, पहले मैंने भी यही सोचा था मिस रुखसाना, लेकिन बाद में हालात ने साबित कर दिया कि ये कार्रवाई इत्तेफाकिया थी। रुखसाना बोली, वो कैसे? उसने बराह रास्त आरिफ की आंखों में झांका, जहां कोई भी बात उसे खिलाफ मामूल दिखाई न दी। आरिफ ने कहा, वो यूं कि उस रोज शहर में मुख्तलिफ जगह 4 एम्बुलेंसों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। ये तो हुस्न इत्तेफाक था कि हमारी वाली एम्बुलेंस में नफीस मियाँ मौजूद थे और बाकी एम्बुलेंसों में कोई ऐसी बात नहीं थी, वरना वहाँ भी वो किसी न किसी को काबू कर लेते। मैं तो बड़े गौर के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये कार्रवाई अचानक अमल में आई है और किसी तयशुदा मंसूबे का हिस्सा मालूम नहीं होती। आरिफ ने बज़ाहिर रुखसाना को मुतमईन कर दिया था, लेकिन रुखसाना के चेहरे पर उलझन के आसार नुमाया थे। उसने चंद लम्हों के लिए बड़ी गहरी नजरों से आरिफ का जायजा लिया और फिर अचानक उसका मूड मामूल के मुताबिक रोमांटिक हो गया। उसने मुस्कुराते हुए आरिफ को आंख मारी, बोली, बहुत होशियार हो गए हो। आरिफ बोला, हालात ने कर दिया है। हमारा मिशन ही ऐसा है कि एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। आपको तो इल्म है कि किसी की मामूली सी गलती से बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। मैं तो अब अपने साथ किसी मिशन पर जाने वालों के मुतालिक भी पहले पूरी मालूमात हासिल करता हूँ। मेरा तो मशवरा है, अगर आप बाबा साहब तक पहुंचा सकें तो तंजीम के लिए बहुत सूदमंद होगा। चाहे किसी को बुरा ही लगे, लेकिन अहम जिम्मेदारियों पर मुतमकिन ओहदेदारों की मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाए और ये काम बिला इस्तिस्ना हो जाना चाहिए, किसी भी रियायत के बगैर। मेरे ख्याल से अब ये नागुज़ीर होता जा रहा है। वो बोली, मेरी जान, तुम्हारा मशवरा सर आंखों पर, लेकिन बाबा साहब के सामने कभी नासे बनने की गलती न करना। उनका मूड बिगड़ने लगे तो मामूली सी बात पर बिगड़ जाता है, खुसूसन उस वक्त जब कोई उन्हें मशवरा देने की कोशिश करे। ये बात रुखसाना ने मुस्कुराते हुए कही थी, लेकिन बात की तह में छुपी धमकी नुमा नसीहत को आरिफ ने अच्छी तरह समझ लिया था। वो बोला, मेरे ख्याल में उनकी ये सोच बिल्कुल बजा है। रुखसाना साहिबा एक बाबा साहब की जात ही तो है जिसके दम कदम से हमारी कम्युनिटी की आज इस मुल्क में इज्जत है। ये तंजीम का सारा ढांचा उनकी जाती सोच का मरहून मिन्नत है। आज हम जिस मजबूत सियासी इमारत में बैठे हैं उसकी एक एक ईंट को बाबा साहब ने अपनी जाती मेहनत से दीवारों में चुना था। कम से कम मुझे तो पूरी तंजीम क्या बल्कि सारे मुल्क में कोई शख्स ऐसा नजर नहीं आ रहा जो उन्हें मशवरा दे सके। जो बात मैंने की है वो खुदा नखास्ता मशवरे वाली बात नहीं, वो तो बाबा साहब के लिए एक अदना से जाननिसार के जाती जज्बात हैं। आरिफ भी नहले पे दहला साबित हो रहा था। बात से बात निकालने का फन उसने बखूबी सीख लिया था। वो कम से कम इस तंजीम से मुताल्लिक माहिर नफ्सियात बन चुका था।
उसे इल्म हो जाता था कि किस कारकुन के दिमाग में कौन सा कीड़ा बैठा है और उसे लोहा गर्म देखकर चोट लगाने के फन में कमाल हासिल हो गया था। रुखसाना को आज तो यूं महसूस होने लगा था जैसे आरिफ मियां उससे बड़े बाबा साहब के आशिक और जाननिसार हैं और उनकी जिंदगी का मकसद ही शायद बाबा साहब के लिए वक्त आने पर जान का नजराना पेश करना है। उसने आरिफ के लिए चाय अपने हाथों से बनाकर पेश की और अब दोनों चाय की प्यालियां होंठों से लगाए एक दूसरे को शहवत ज़दा आंखों से देख रहे थे जब अचानक सामने का दरवाजा खुला और बाबू भाई अंदर आ गया। बाबू भाई बाबा साहब का जाती बॉडीगार्ड था। उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही दोनों एहतरामन उठकर खड़े हो गए। अरे बैठो बीबी, हम बेचारे इस काबिल कहाँ हैं। और हाँ, क्या हाल है आरिफ मियाँ? मैं तुम्हारे काम से ही आया था। उसने अजीब सी नजरों से आरिफ मियाँ की तरफ देखते हुए कहा। आरिफ ने दिल के चोर को बज़ाहिर थपकी देते हुए कहा, खैरियत बाबू भाई, हम इस काबिल कहाँ हैं कि आपकी नजरों में कोई जगह पा सके। बाबू भाई ने हंसते हुए कहा, भाई आजकल तो हर तरफ तुम्हारे ही चर्चे हैं मियाँ साहबजादे। अब जिस तरह तुम दलेरी से दोनों लॉन्डों को सिक्योरिटी वालों के निर्गे से बचा लाए हो, उसके बाद से तो हमारे नजदीक तुम्हारी हैसियत हीरो की सी हो गई है। यूं तो रुखसाना बीबी को गालिया से बचा लाना ही तुम्हारा बड़ा अजीम कारनामा है। भाई बहुत ऊंचे उड़ने लगे हो। आरिफ ने भी दांत निकाल दिए, बोला, अरे नहीं बाबू भाई, हम तो बाबा साहब के अदना से जाननिसार हैं। अपनी तो जिंदगी ही बाबा साहब के नाम लगी है। बाबू भाई ने कहा, अच्छा यार, मैं अहम काम तो भूल ही गया। बाबा साहब ने कहा था कि रुखसाना बीबी तुमसे फौरन राब्ता करें, लेकिन तुम तो यहीं मौजूद हो। मैं उन्हें मुत्तला करके वापस आता हूँ। बाबू भाई इतना कहकर वापस चले गए। रुखसाना ने बाबू भाई के जाने के बाद आरिफ से कहा, बड़े खुशकिस्मत हो आरिफ मियाँ, अब बाबा साहब ने तुम्हें बाकायदा याद करना शुरू कर दिया है। दोनों ने चाय खत्म करके अभी प्यालियां मेज पर रखी ही थी कि दोबारा बाबू भाई अपने एक और साथी के साथ वहां आ गया। बोला, दोनों को बाबा साहब ने तलब फरमाया है। उसके हुक्म सुनाने के अंदाज ने एक मर्तबा तो आरिफ को हिलाकर रख दिया। रुखसाना ने उठते हुए कहा, चलो भाई चलते हैं। आरिफ मियाँ के लिए सिवाय इस हुक्म की तामील के और कोई चाराकार न था। दोनों बाबू भाई और उसके साथी के ताकुब में चलते जब बाबा साहब के कमरे में पहुंचे तो वहां शैतानों की पूरी मंडली मौजूद थी। परवेज भाई तंजीम के 3-4 खूंखार दरिंदों के साथ बाबा साहब के नजदीक बैठा हुआ था। आरिफ एक लम्हे के लिए ठिठका, फिर संभल गया। उसने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में सबको ताजीम दी और एक कोने में बैठ गया। बाबा साहब ने बाबू भाई से कहा, दरवाजा बंद कर दो। बाबू भाई दरवाजा बंद करके बाहर पहरे पर खड़ा हो गया। अचानक परवेज भाई ने अपना रुख उसकी तरफ बदला। ये उसकी हिम्मत थी जो बाबा साहब के सामने उसे इतनी बेतकल्लुफी से बुला रहा था। उसने परवेज भाई की तरफ देखे बगैर जवाब दिया, ठीक हूँ। उसके जवाब देने के अंदाज में नाराजगी का अंसर नुमाया था। इस मर्तबा बाबा साहब ने खुद उसे मुखातिब किया, जरा अपनी गाड़ी की चाबी तो देना। शायद वो अब परवेज भाई को मौका नहीं देना चाहता था। रुखसाना ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर अपने पर्स से चाबियां निकालकर बाबा साहब को थमा दी। बाबा साहब बोले, दरअसल परवेज भाई को शक हो गया है। शायद इंटेलिजेंस वालों ने कोई चक्कर चलाया है। हम अपने इत्मीनान के लिए, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के लिए कुछ तो करें। ये कहते हुए बाबा साहब ने चाबियों का गुच्छा अपने पहलू में बैठे परवेज भाई को थमा दिया। मुन्ने, तुम जाओ और मिस रुखसाना की गाड़ी में मौजूद इंस्टा फोन उठा लाओ। परवेज भाई ने अपने एक साथी को चाबियां थमाते हुए बराह रास्त आरिफ की आंखों में झांका था। आरिफ को अपना दिल डूबता महसूस हो रहा था, लेकिन उसने कमाल ज़ब्त से अपने औसान बहाल रखे हुए थे। बाबा साहब ने उन सब की तरफ बारी बारी देखते हुए कहा, बहुत मोहतात रहना होगा तुम लोगों को। ये सिक्योरिटी वालों का अफसर आला बड़ा सख्त आदमी है। उससे बचने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। मुन्ना थोड़ी देर के बाद रुखसाना की गाड़ी से इंस्टा फोन ले आया, जो उसने परवेज भाई के हाथों में थमा दिया। परवेज भाई ने सबके सामने एक पेचकस की मदद से फोन खोला और छोटा सा गैजेट जो आरिफ ने उसमें नस्ब किया था निकाल कर बाबा साहब के फैले हुए हाथ की हथेली पर रख दिया। आरिफ को अपनी नब्जें डूबती हुई महसूस हो रही थी। बाबा साहब ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? परवेज भाई बोला, इस फोन पर होने वाली तमाम गुफ्तगू इंटेलिजेंस वालों के इल्म में होती है बाबा साहब, और आप जानते हैं कि इस फोन पर किस नौयत की बातचीत होती होगी। रुखसाना से आम वर्कर तो बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। अब आपको इल्म हो गया होगा कि हमारे राज किस तरह अफशा हो रहे हैं और कार्रवाई से पहले ही पुलिस हमारे कारकुनों पर किस तरह गिरफ्त हासिल कर लेती है। बाबा साहब, इस मुल्क की पुलिस इस काबिल नहीं हुई कि वो हमारे साथियों को कार्रवाई करने से पहले ही पकड़ ले। ना ही हमारी तरबियत का म्यार इतना घटिया है कि हम काम करने से पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ जाएं।
ये तो कोई घर का भेदी है जो हमारी लंका ढाने पर तुला हुआ है। परवेज भाई ने दौरान गुफ्तगू एक मर्तबा भी आरिफ की तरफ नहीं देखा था और इस बात से उसे कुछ हौसला हुआ। उसने बड़ी हिम्मत से अपनी घबराहट पर काबू पाया था। अचानक ही एक ख्याल बिजली के कौंदे की तरह उसके जहन में लपका। उसने अंदाजा कर लिया था कि परवेज भाई और रुखसाना एक दूसरे के लिए नेक जज्बात नहीं रखते। जहां परवेज भाई को इस बात का गुस्सा रहता था कि रुखसाना ने बाबा फरीद का कुर्ब हासिल कर रखा है और उनके फैसलों पर भी असरअंदाज होती है, वहां रुखसाना को ये गम खाया जाता था कि तंजीम के नाम पर आए रोज लाखों रुपए बजोरे ताकत बड़े बड़े सेठों से हासिल करके परवेज भाई अकेला ही हड़प कर जाता था। और एक दो मरतबा उसने इशारे कनाइज से बाबा साहब के कानों तक ये शिकायत पहुंचाने की कोशिश भी की थी। बाबा साहब ने उसका कुछ खास असर कबूल न किया था। क्या ये शख्स इतना बाअसर है कि बाबा साहब भी उसके सामने खुद को बेबस महसूस करने लगा है। चंद रोज पहले ही उसने आरिफ के साथ दौरान गुफ्तगू इंदिया जाहिर किया था। आरिफ को ये एहसास होने लगा था कि परवेज भाई ने उसके अंदाजों के बरक्स अभी तक उसे मुश्तबा नहीं गर्दाना। शायद उसने ये ड्रामा ही रुखसाना को जलील करने के लिए रचाया था। इन दोनों को ही आपस में क्यों ना टकरा दिया जाए, उसने दिल ही दिल में सोचा और मुस्कुरा दिया। उसने हलक में थूक निगलते हुए हवा में पहला तीर चलाया। बोला, परवेज भाई, मैं खुद को इस काबिल तो नहीं समझता कि आपसे कोई सवाल करने की हिम्मत करूं, लेकिन मामला चूंकि तंजीम का है जिसकी बका के लिए हमारी जान भी हाजिर है, और मैं नहीं समझता कि इस मसले को हम अपनी अना का मसला बना लें। मुझे आपसे पहली बात तो ये पूछना है कि आपके इल्म में ये बात कब आई? परवेज भाई ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए जवाब दिया, 2-3 रोज पहले। हमारे एक खुसूसी सोर्स ने बताया कि इंटेलिजेंस वाले तंजीम की बड़ी अहम गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं। आरिफ के लिए यहाँ सिर्फ इस बात की अहमियत थी कि कहीं बाबा साहब ने उस बात का बुरा न माना हो, और उसने बाबा साहब के चेहरे से इस बात का अंदाजा लगा लिया कि उन्होंने उसकी हरकत का कोई नोटिस नहीं लिया। उसने अगला सवाल दागा। बोला, जाहिर है आपने 2-3 रोज यही जानने की कोशिश की होगी कि हमारे यहाँ किस तरह से ये राज बाहर जा रहे हैं। परवेज भाई ने चिढ़कर जवाब दिया, हाँ, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इंटेलिजेंस वालों ने जरूर मिस रुखसाना के फोन में कोई खुफिया आला नस्ब कर दिया है, क्योंकि हम लोग अपने टेलीफोन की इस नौयत की चेकिंग अपने जराये से महीने में 1-2 मरतबा करवाते रहते हैं कि हमारे फोन बग तो नहीं हो रहे। आरिफ बोला, परवेज भाई, अगर आप बुरा न माने और मेरी नीयत पर शक न करें तो मैं फिर यही बात कहूंगा कि आपने मिस रुखसाना पर ही क्यों शक किया? आपने मुझ पर या किसी और पर शक क्यों न किया? हम लोग भी अपने फोन कभी चेक नहीं करवाते। उसने देखा था कि इस सवाल पर रुखसाना के चेहरे पर जिंदगी दोबारा लौट आई। वो बोली, मैं बताती हूँ, क्योंकि परवेज भाई एक अरसे से मुझे बाबा साहब की नजरों में गिराने पर तुले हुए हैं और अपने इस मकसद में उन्हें अब भी कामयाबी हासिल नहीं होगी। उसने परवेज भाई के कुछ कहने से पहले ही उसकी तरफ देखते हुए बड़े मजबूत लहजे में कहा था। परवेज भाई बोला, देखिए बाबा साहब, मिस रुखसाना ज्यादती कर रही हैं, मैंने इन पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। उसने परवेज भाई की बात काटते हुए दोबारा तंजिया लहजे में कहा, परवेज भाई, ये भी तो मुमकिन है कि ये मेहरबानी मेरे फोन पर आपने ही फरमाई हो। इस बात का इल्म सबको ही था कि बाबा साहब के सामने इस किस्म की गुफ्तगू इतनी बेबाकी से सिर्फ रुखसाना ही कर सकती है। परवेज भाई का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। उसका बस नहीं चलता था कि मिस रुखसाना का गला ही दबा दे। परवेज भाई बोला, बाबा साहब, आप देख रहे हैं इसने मेरी। बाबा साहब ने खुद मुदाखलत करके इस मामले को रोका। भाई, तुम लोगों ने क्या हंगामा मचा रखा है? तुम्हें संगीनी का एहसास नहीं हो रहा जो बेवकूफों की तरह आपस में उलझने लगे हो? ये वक्त इन बातों का नहीं। परवेज भाई, ढूंढो उसे जिसने ये हरकत की है, उसका खोज लगाओ और जमीन की 7वीं तह में भी छुपा है तो उसे बाहर निकालो। मैं खुद उसके जिस्म से चमड़ी अलग करूंगा। और एक और बात कान खोल कर सुन लो, मुझे 2-3 रोज में इस बात का इल्म हो जाए कि हमारी आस्तीन में कौन सा सांप छुपा है, फिर उसके लिए सजा का तयन भी मैं खुद करूंगा। परवेज भाई, तुम तहरीक के तमाम ओहदेदारों के फोन चेक करवाओ फौरन। आज शाम से पहले ये काम हो जाना चाहिए। बहर सूरत आज शाम से पहले। शायद बाबा साहब उन दोनों की आपस में दुश्मनी को अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसे एहसास था कि परवेज भाई और रुखसाना आपस में टकराएंगे। उसे बहर सूरत उन दोनों के दरमियान दीवार बनना था ताकि इस तूफान को रोके रखे। अगर ये दोनों आपस में टकरा जाते तो सब कुछ मलियामेट हो जाने का खतरा मौजूद था। बाबा साहब को एहसास था कि सिक्योरिटी एजेंसी का नया चीफ कितना होशियार आदमी है। ऐन मुमकिन है उसने उन दोनों को आपस में लड़ाने के लिए ये साजिश तैयार की हो। पहले रुखसाना के फोन में गैजेट फिट करवाया, फिर परवेज भाई के जरिए उसे बरामद भी करवा दिया। बाबा साहब परले दर्जे का मक्कार आदमी था। उसे गुस्सा आता था, लेकिन वो गुस्से में अपना नुकसान करवाने का कायल नहीं था।
اس نے جان لیا تھا کہ بننے بھائی کی موت کے بعد سے کچھ لوگوں نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ این ممکن تھا کہ مستقبل میں یہ لوگ ان کی برابری کے دعوے دار ہوتے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ تنظیمیں اپنی اہمیت منوانے کے چکر میں لٹیا ہی ڈبو دیتے۔ یہ سب اس کے ہاتھوں کے تراشے صنم تھے۔ وہ انہیں اپنے برابر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی کامیابی کا راز ہی یہ تھا کہ اس نے اپنا قد کاٹ، چالاکی اور چکر بازی سے اتنا بڑھا لیا تھا کہ تنظیم کے باقی لوگ اس کے سامنے بوننے نظر آئے۔ اسے اس بات کا پتہ تو لگانا ہی تھا کہ ان کی صفوں میں کون سا غدار گھس آیا ہے، لیکن اس کی کام کرنے کی بھی اپنی ترجیحات تھیں۔ سب سے پہلے اسے ان سیاسی بونوں کا خاتمہ کرنا تھا جو مستقبل میں اس کے لیے چیلنج بن سکتے تھے۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ نجی محافل میں بھی پرویز کی آواز اس کے سامنے کچھ زیادہ ہی بلند ہونے لگی تھی، اور یہ کوئی نیک شگن نہیں تھا، نہ اس کے لیے نہ تنظیم کے لیے۔ جہاں تک رخسانہ کا تعلق تھا، دنیا کی کوئی طاقت اس کی وفاداریوں کو نہیں بدل سکتی تھی، نہ ہی کوئی اسے رخسانہ سے گمراہ کر سکتا تھا۔ اگر رخسانہ غدار تھی تو پھر تنظیم کو تباہی ہو جانا چاہیے، اس نے سوچا۔ اس کا شیطانی ذہن بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ جلد ہی وہ ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ میں خود دیکھوں گا اس معاملے کو۔ رخسانہ تم بھی خیال رکھا کرو اور اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ اور ہاں، پرویز بھائی تنظیم کے بڑے ہیں، ان کی عزت کرنا ہوگی سب کو۔ اس نے رخسانہ کی طرف گردن گھما کر کہا۔ پرویز بھائی کی گردن اکڑ گئی، لیکن رخسانہ بابا صاحب کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ اس فقرے کا مطلب بخوبی سمجھتی تھی۔ بابا صاحب نے اس کے راستے کا کانٹا صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا، جو حکم بابا صاحب۔ بابا صاحب پھر مخاطب ہوئے، پرویز بھائی تلاش جاری رہنی چاہیے۔ عارف میاں تم بھی آنکھیں اور کان کھلے رکھا کرو۔ عارف بولا، ٹھیک ہے بابا صاحب، آئندہ آپ کو کبھی کوئی ایسی اطلاع نہیں ملے گی۔ اس کے کلیجے پر دھری چٹان اچانک اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ اب وہ اطمینان سے بات کرنے کے لائق ہو گیا تھا۔ اس نے دل میں نہ جانے اب تک کتنی مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا جس نے آج عارف میاں کو مکھن سے بال کی طرح آنے والے عذاب سے نکال کر الگ رکھ دیا تھا۔ یہ خدا کا فضل ہی تھا کہ پرویز بھائی کا خیال اس کی طرف نہیں گیا۔ حالانکہ تنظیم کے اکثر لوگوں کو اس کے ساتھ رخسانہ کے اچانک بڑھ جانے والے تعلقات کا علم تھا، اور وہ سب اس کے تئیں حسد بھی کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیطانوں کی یہ محفل برخاست ہو گئی۔ پرویز بھائی بظاہر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس کے سامنے بابا صاحب نے پہلی مرتبہ رخسانہ کی بے عزتی کی تھی۔ اب اسے یہ ثابت کرنا تھا کہ رخسانہ ہی دراصل انٹیلیجنس کی ایجنٹ بن کر بابا صاحب کا بیڑا غرق کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور یہی عزائم لے کر وہ یہاں سے جا رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے